सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। आज 31 जनवरी और ऑपोजिशन कह रही थी कि आज तब्दीली का दिन होगा और तब्दीली का दिन तब्दीली हुकूमत को गिरा कर लाया जाएगा। आज के दिन की मोहलत थी 31 जनवरी के हुकूमत खुद से शराफत से इस्तीफ़ा दे दे, वरना फिर हम हुकूमत से इस्तीफ़ा लेकर दिखाएंगे। लेकिन आज के दिन तक ना तो हुकूमत का इस्तीफ़ा आया, ना इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत को डिसॉल्व किया और ना ही मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसे तेवर नज़र आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के कि वो अपोजिशन के दबाव पर हुकूमत से दस्तबरदार हो जाएंगे या हुकूमत को अपनी असम्बली को तहलील कर देंगे। अब तक जो स्टेटमेंट्स आती रहीं आज के दिन की मुनासबत से अपोजिशन की, और फिर उन स्टेटमेंट्स में तब्दीली किस तरह से आई, वो ज़रा आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले अक्टूबर में जब यह मामला सितंबर में पीडीएम का शुरू हुआ था, तो अक्टूबर में मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कहा था? मौलाना ने अक्टूबर में कहा था कि ये दिसंबर नहीं देखेंगे। इन्होंने जनवरी देख भी लिया, पूरा जनवरी गुजार भी दिया और कल फरवरी शुरू भी होने जा रहा है। फिर मौलाना ने लॉन्ग मार्च की बात की थी। तो एक बात तो मौलाना ने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर दी कैंडिडली कि ये आखिरी मोहलत थी, अब मोहलत नहीं देगी पीडीएम, अब हतमी मरहले का आगाज करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कुछ फरमाया था, दिखाएं। ये 16 दिसंबर को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने फरमाया था और उन्होंने कहा था एटम बम है हमारे पास इस्तीफे, लेकिन ये एक ऐसा एटम बम है बिलावल साहब के पास कि जो उन्होंने खुद ही सबसे पहले डिफ्यूज कर दिया और बाकी जो ऑपोजिशन के इत्तेहादी थे उन बेचारों को भी डिफ्यूज करने पर मजबूर कर दिया। यानी इन्होंने कहा कि अब हम देंगे ही नहीं, अब तो हम जमहूरी जिद्दोजहद करेंगे। ये 16 दिसंबर को था। फिर 19 जनवरी को फिर रीइंफोर्स किया आज से ठीक 12 दिन पहले। और अब जो तीसरी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उनकी नायब सदर मरियम नवाज साहिबा क्या फरमाती रही। ये था एतमाद का लेवल तीनों बड़ी सियासी जमातों और उनकी लीडरशिप का। लेकिन इसके अंदर फिर बदलाव कैसे आया? आखिर में सिर्फ मरियम नवाज साहिबा का बदलाव दिखा दें कि उनके उस स्टांस में और फिर तब्दील होते हुए स्टांस में फर्क क्या है। जो 31 जनवरी तक इस्तीफे देने की बात करने वाले अब वो कह रहे हैं कि अब पीडीएम देखेगी कि मुनासिब वक्त कौन सा है। तो 2.5 साल तो हुकूमत के गुजर गए, अब और हुकूमत गिराने के लिए आपको मजीद कितना वक्त चाहिए? मेरे साथ जो 3 शख्सियात मौजूद हैं, जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अबान साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। सर आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी कॉलिब नवीस रज़ा रूमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमरीका से, आपका बहुत शुक्रिया सर। और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे, आपका भी बहुत शुक्रिया। रज़ा रूमी साहब, सर आपसे स्टार्ट करता हूँ। आप चूँकि अमरीका बैठे हैं, वहाँ तक ये जो इसकी तमाज़त है, हिद्दत यहाँ की नहीं पहुँचती होगी, लेकिन बाहर बैठ के आपने क्या सोचा था कि ये वाकई 31 जनवरी तक दोनों में से कोई एक काम हो जाएगा? यानी या प्राइम मिनिस्टर हुकूमत डिसॉल्व कर देंगे या ऑपोजिशन अपनी आखिरी चाल या अपना आखिरी कार्ड जो है वो शो कर देगी? शुक्रिया अमीर। पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, वैसे होता बिल्कुल अमेरिका में हूँ। अच्छा, आ चुके हैं तो जी जी जी। तो आप ये देखने ही तो नहीं आए थे कि ये 31 जनवरी को क्या होगा? मैंने कहा था 31 को देख ले वाकई इस्तीफे आते हैं कि नहीं आते। जी बिल्कुल। देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वजीर आजम ने तो कहीं से भी इस्तीफा नहीं देना था। यहाँ पे कोई इस तरह का जो है रिवायत है ही नहीं। आपको याद है कि जब धरना भी हुआ था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, 150 दिन तकरीबन धरना चला, उस वक्त भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। और खान साहब तो वैसे ही पहले से कह चुके थे कि भाई वो उनको कोई खतरा ही नहीं है इस गवर्नमेंट से। हाँ, अलबत्ता ऑपोजिशन का जो पहले एक था यूनाइटेड, उन्होंने एक स्टांस लिया और बड़ी उन्होंने बात की कि वो असम्बलियों से इस्तीफे दे देंगे, धरना करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। तो उस वक्त भी यही ख्याल था कि भाई इत्तेहाद तो दिखाई दे रहा है लेकिन ये होना बड़ा मुश्किल है। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा है। इस्तीफे देने से और ये इस निज़ाम को बॉयकॉट करने से या डीरेल करने से सबसे ज़्यादा नुकसान उनको पहुंचता अपोजिशन जमातों में से। इसीलिए आपने देखा कि रफ्ता रफ्ता उन्होंने अपना जो है मौक़िफ़ वो बदला और इस हद तक बदला कि अब आपने देखा है कि वो सिर्फ तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं
आईनी मीन्स की बात कर रहे हैं, और दीगर जो थे उनके ऐलानात, उनसे वो पीछे की तरफ हट गए हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि अगर आप तीनों जमातें जो बड़ी हैं, मतलब मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान साहब, आप उन तीनों को के जो गोल्स हैं वो फर्क हैं। फजलुर रहमान साहब का जो हदफ है वो इमरान खान की गवर्नमेंट को, इमरान खान को निकालना है बस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी किसी हद तक इमरान खान को भी निकालना चाहती है, लेकिन अगर वो हो भी उनका इस सिस्टम में काम चले तो वो उनको कोई ज्यादा मुजायका नहीं। जहां तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, उनका गोल इन दोनों से कदर मुख्तलिफ है, और वो यूं है कि ना सिर्फ वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब निकलें, बल्कि एक फ्रेश इलेक्शन हो, सिस्टम जो है वो रीसेट हो, और उनकी दोबारा से कोई अंडरस्टैंडिंग हो एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो ये तो बड़े मुश्किल और पेचीदा अहदाफ थे और मुख्तलिफ थे। इन्होंने इसी तरह 31 जनवरी तक नहीं होना था, और आज आप देख रहे हैं, आज का दिन है, ना इमरान खान साहब कहीं गए हैं, मौजूद हैं अपनी जो ओहदे पर, और अपोजिशन जो है वो सब उसको की तरफ हैरान होकर देख रहे हैं कि आखिर इतने यूटर्न्स कैसे ले लिए बार बार उन्होंने। जी साहब, आपका आवाज आ रही है सर? अच्छा, दोबारा कनेक्ट करें जरा जनरल साहब को। गरीदा साहब, जैसा फरमाया रजा रूमी साहब ने, यही ग्राउंड रियलिटी है कि पीपल्स पार्टी हो, मौलाना हो, PMLN हो, उन्हें सबसे ज्यादा अगर कोई शख्स खटक रहा है तो वो इमरान खान साहब है। वो शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे सियासी तौर पे कि इमरान खान क्यों प्राइम मिनिस्टर है और उसकी वजारत उज़्मा कंटिन्यू क्यों है। तो जब इनका जो इरादा है वो भी बड़ा क्लियर है, इनका इत्तेहाद भी 11 जमातों का इत्तेहाद है, जिसमें 2 बड़ी कौमी जमातें, फिर JUI-FA और ANP जैसी 2 बड़ी इलाकाई जमातें। इसके बावजूद ये 2.5 साल में क्यों नहीं हुकूमत को नील डाउन कर सके? ये आपका बहुत अहम सवाल है अमीर अब्बास साहब, और शुक्रिया अपने प्रोग्राम में आज दावत देने के लिए। आज 31 जनवरी तो हो गई है, और जैसा आपने कहा कि 31 जनवरी आ गई, आके गुजर भी गई, और कल आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो आवाम के साथ टेलीफोन पर डायरेक्ट राब्ते में जा रहे हैं। आज सारा दिन ट्विटर पे एक ट्रेंड चलाया जाता रहा PTI के लोगों की तरफ से, जिसमें उनके वजीर, मुशीर सब शामिल थे, सब बड़े बड़े लोग शामिल थे कि इमरान खान का इस्तीफा, हा हा हा। तो आपको याद होगा कि मेरा ख्याल है कि उन्होंने शायद उसका एक मौकरी करने की कोशिश की है, जो मरियम नवाज साहिबा ने एक जलसे में कहा था कि देखें देखें लोग कहते हैं PDM टूट गई, आ हा हा। तो मेरा ख्याल है कि अब इस पर बहुत ज्यादा PDM को सवालात का और तंज़ो मिज़ाह का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि PDM वाकई अपनी जान जो है वो इस वक्त खो चुकी है। या आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसी राख बन चुकी है जिसमें कहीं ना कहीं हल्की फुल्की चिंगारी की उम्मीद तो है, लेकिन कोई बहुत बड़ी आग उसमें से भड़कती हुई नजर नहीं आती। आपने सवाल किया कि 2.5 साल तो इमरान खान की हुकूमत के गुजर गए। मैं कहूंगी कि तकरीबन 3 साल हो गए, क्योंकि अगस्त आने में 3-4 महीने ही रह गए हैं, या 4-5 महीने रह गए हैं, और फिर इमरान खान की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हो जाएंगे। चौथा साल जो होता है वो फिर आपका खास तौर पे डिलीवरी के हवाले से बहुत सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि आखिरी 1-1.5 साल में तो आपके जितने MNAs होते हैं, MPAs होते हैं, वो अपने हलकों में ज्यादा टाइम गुजारते हैं और अगले इलेक्शन की तैयारी करते हैं। तो ये जो तीसरा साल इख्तिताम हो रहा है और चौथा साल जो गुजरेगा वो खान हुकूमत के लिए बड़ा क्रूशल होगा। लेकिन असल जो बात है कि PDM कामयाब रही या नाकाम रही, तो इस वक्त तक तो PDM नाकाम नजर आती है। और जितना वज़ीर आज़म इमरान खान उनकी गवर्नमेंट फ्रंट फुट पे आ रहे हैं, जारहाना हो रहे हैं, रोजाना की बुनियाद पे PDM का मजाक उड़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अपोजिशन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां ज्यादा शुरू हो गई हैं। उनके जो जमीनें हैं जिन पे गैर कानूनी कब्जों का हुकूमत का इल्जाम है वो गिराई जा रही हैं। खुर्रम दस्तगीर का पेट्रोल पंप हो गया, खोखर बरादरान का पैलेस हो गया, ख्वाजा आसिफ का आज सियालकोट में जो है एक प्लाजा वो गिरा दिया गया है। तो गवर्नमेंट मजीद जारहाना अंदाज में अपोजिशन के सामने आ रही है। अब PDM की नाकामी की वजूहात क्या है? सबसे पहली बात है कि ये वाकई एक सियासी तौर पे गैर फितरी इत्तेहाद था, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई पॉलिटिकल मैच, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का मैच नहीं बनता। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का ज़ाहिर है एक सियासी तौर पे हरीफ होने का बैकग्राउंड रहा है। फिर सबसे अहम बात कि ये सब अपने अपने एक अलायंस तो इन्होंने बना लिया था, लेकिन इस अलायंस की कोई ज्वाइंट गेम नहीं थी।
हर प्लेयर जो है वो अपनी अपनी गेम खेल रहा था। आप इसको मैच कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सूरत हाल के साथ कि हमारी जो क्रिकेट टीम है वो एक टीम होके नहीं खेलती। वहां पे जब इंडिविजुअल्स खेलते हैं तो सूरत हाल पूरे पाकिस्तान के लिए या पूरी ओवरऑल क्रिकेट टीम के लिए कोई अच्छी नहीं निकलती। लेकिन जब क्रिकेट टीम हमारी एक टीम की तरह खेलती है तो फिर हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतते हैं, फिर हम बड़े बड़े मैचेस जीत जाते हैं। तो ये सूरत हाल पीडीएम के साथ थी कि यहाँ पर हर जो प्लेयर है वो अपनी अपनी गेम खेल रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिकल गेम सबसे इंपॉर्टेंट थी। और जरदारी साहब ने यहाँ पर बड़ा बहुत समझदारी के साथ, बहुत सियासी सूझबूझ के साथ, बहुत सियासी महारत के साथ उन्होंने अपने कदम उठाए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी वो फ्रंट पे थे, जारहाना पॉलिटिक्स कर रहे थे, एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे थे, एंटी एस्टैब्लिशमेंट एंटी गवर्नमेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे। लेकिन जरदारी साहब पीछे रह के वो बड़े कामली, बड़े पीसफुल अपना जो है पत्ते खेल रहे थे। लेकिन नून लीग में हमें ये नजर नहीं आया। नून लीग में मरियम नवाज साहिबा फ्रंट पे थी लेकिन वो भी एग्रेसिव थी, और नवाज शरीफ साहब बैकग्राउंड पे थे, वो भी एग्रेसिव थे। मौलाना फजलुर रहमान दोनों तरह से एग्रेसिव थे, उनके फ्रंट और बैक पे वो खुद ही हैं, वो हर तरह से एग्रेसिव थे। लेकिन आप देखिए अच्छा, नवाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया, शॉर्टली बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब पिछले कोई 1-1.5 माह से बिल्कुल खामोश हैं। जो ऑफेंसिव लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह वो हार्ड हिटिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे, अब बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मेरे नहीं ख्याल कि इसमें नवाज शरीफ की सोच में या उनके पॉलिटिकल पाथ में कोई चेंज आया होगा। वो इसकी वजह ये हो सकती है कि जल्द से जुलूस बड़े बड़े पीडीएम के हो नहीं रहे। हमने नवाज शरीफ के खिताबात जारहाना वो सुने थे जो पीडीएम के जलसों से थे, अभी जो कि जलसे नहीं हो रहे, तो इसलिए नवाज शरीफ के किसी ने समझाया तो नहीं होगा, ये वजह हो सकती है। अगर आप इसको लिंक करना चाह रहे हैं कि शायद खाकान अब्बासी के पैगाम के साथ, तो मैं नहीं समझती कि कुछ ऐसी पैगाम रसानी हुई है, या कम से कम मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पैगाम रसानी गई होगी। हल्की फुल्की पैगाम रसानी जो है वो चलती रहती है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग डाउन प्ले ना करें। उन्होंने जो 2-3 दिन पहले कहा कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से जंग नहीं है, हमारी हुकूमत से जंग है, और हमारी एस्टैब्लिशमेंट से जंग नहीं, एस्टैब्लिशमेंट से गिला है। तो यानी कि इसका मतलब यह है कि आप कहीं ना कहीं आप पैगाम देने जा रहे हैं कि जी आप बहुत ज्यादा जारहाना रास्ता जो इख्तियार किए हुए थे, अब उसमें हल्का सा यू टर्न लेके आना चाहते हैं, या पीडीएम को कहीं ना कहीं समझ आ गई है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो आपने मौलाना साहब के बयान की बात की जिसमें तब्दीली आई है, तो मैं जरा जनरल साहब से पूछूं। जनरल साहब, वो आपके मिलिट्री शायद लैंग्वेज में कहा जाता है कि इफ यू कांट बीट देम ज्वाइन देम, तो कहीं अब मौलाना साहब को और इन सबको ये लग तो नहीं रहा कि अब बीट तो हम कर नहीं सकते, अब बेहतर है कि कोई ज्वाइन करने वाला काम चलाया जाए? देखिए, वो ज्वाइन भी नहीं कर सकते, आर्मी उनको वेलकम ही नहीं करेगी अगर आप ये पूछना चाहते हैं तो। व्हाई वुड ही ज्वाइन? उन्होंने तो चैलेंज किया था ना कि अब हमारी जंग एस्टेब्लिशमेंट से है, अब हम जो रुख है एहतजाज का उसको रावलपिंडी की तरफ मोड़ देंगे। और उन्होंने और भी बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट सियासत में पंजे गाड़ चुकी है। बात यह है कि जब आपके क्लोजेट में स्केलेटन हो तो फिर आप आंखें मत दिखाएं, अपने गिरेबां में झांक के देखें। अब उनकी अपनी पार्टी का शिराजा बिखर गया है। उनकी अपनी पार्टी से फजलुर रहमान का टाइटल चैलेंज हो गया है कि ये आल पाकिस्तान उलमा की तहरीक है, फजलुर रहमान की जाती नहीं है, उसको क्वेश्चन कर दिया गया है। फिर उनके अपनी पार्टी के जो शिरानी साहब और हाफिज हुसैन अहमद हैं, उन्होंने कहा भाई हमें भी हिसाब दो, जो लीबिया से और सदाम हुसैन से पैसे लिए थे उनका हिसाब दे दें। तो जब आप फॉरेन फंडिंग लेके हड़प कर जाएं, अपनी जाती जायदादें बनाएं, पार्टी को हाईजैक कर लें, पार्टी एग्जीक्यूटिव को खतरे में ना लाएं और ब्लैकमेल की पॉलिटिक्स करें, तो ये लंबी गेम चल नहीं सकती। इसलिए मेरे ख्याल में ये मौलाना का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और जैसे अभी गरीदा कह रही थी और रजा रूमी का भी तो थोड़ी सी बात मैंने सुनी, बीच में कॉल कट गई थी। ये गैर फित्री इत्तेहाद था, इसमें 2-3 चीजें थी। स्टेक होल्डर पीपल्स पार्टी, यकीनन वो इन दो के कहने पर अपना नुकसान हरगिज नहीं करेंगे, एंड दे हैव गेन्ड। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी का तो कुछ स्टेक पे है ही नहीं, वो तो सजा याफ्ता हैं, एब्सकॉन्डर है नवाज शरीफ। अगर वो चाहता है कि मैं आसिफ अली जरदारी को भी इस्तेमाल कर लूं
अच्छा जनरल साहब कता कलामी की माजरत, जनरल साहब नवाज शरीफ साहब तो ताहयात डिस्क्वालीफाई हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मरियम साहबा जो है उनका केस अभी जमानत पर है, हो सकता है उनका हायर कोर्ट में एक्विटल हो जाए। अगर एक्विटल हो जाता है तो वो सियासत कर सकेंगी, इलेक्शन लड़ सकेंगी 2023 का। देखो अभी तक तो सजा याफ्ता हैं और उन्होंने जो कैलिबरी फॉन्ट और फौज डॉक्यूमेंट अदालत में जमा कराए वो इतना सादा केस नहीं है। उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट अदालत में आई हुई है, जो आप सबको पता है इसकी तफसील मुझसे ज्यादा, तो उसमें एक्विटल कैसे होगी ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल उनका स्टेक पे कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि वाइस प्रेसिडेंट हैं और उनके अंकल का कुछ स्टेक पे था। उन्होंने गोशा आफियत में बैठना पसंद किया क्योंकि वो उस कंट्रोवर्सी में पढ़ना नहीं चाहते थे। अब लीडरशिप की पगड़ी क्या आसिफ अली जरदारी फजलुर रहमान के सर पे रख देगा? या जिस तरह मरियम ने कहा दो स्टेटमेंट्स में, एक उन्होंने कहा कि इस नायल को घर भेजने की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पे आ गई है, और दूसरा उन्होंने कहा कि अगर मैं आपको कहूं बहावलपुर में, अगर मैं आपको कहूं कि सैलाब का रुख इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दो तो मोड़ दोगे। शी वॉज अज्यूमिंग द लीडरशिप रोल ऑफ एंटायर पीडीएम। तो क्या समझती हैं वो कि पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान और बाकी 10 जमातें उनके पीछे चल पड़ेंगी? शी इज नॉट बेनजीर, शी कुड नॉट बी बेनजीर। अच्छा बात ये है जनरल साहब एक और ज़िमनी सवाल नेचुरल अलायंस था सर, एक और ज़िमनी सवाल जनरल साहब, फॉल्ट थे। आज जिस तरह फेडरल मिनिस्टर्स ने और पीटीआई के एमएनएस ने, पार्लियामेंटेरियंस ने ट्वीट्स पर लत्ते लिए पीडीएम के कि जनाब ये तो बड़ा हमसे इस्तीफा मांगते थे, आज 31 जनवरी गुजर गई, किसी ने कहा कि जी ये विंटर वेकेशन पे चला गया पीडीएम, किसी ने कुछ कहा, तो ये तो लग यूं रहा है कि होना तो ये चाहिए था कि इस्तीफा जिससे मांगा जा रहा है वो आगे आगे हो और इस्तीफा लेने वाला पीछे भाग रहा हो। मामला आज ये हो गया है कि जिन्होंने इस्तीफा लेना है वो आगे भाग रहे हैं, जिससे इस्तीफा मांगा जा रहा था वो पीछे लगा हुआ है कि भाई कहां है वो तुम्हारा इस्तीफा जो तुमने हमसे लेना था। अब्बास, हम मिलिट्री स्ट्रेटजी का मैं स्टूडेंट हूं, हमने ये एक चीज पढ़ाई गई थी हमें कि जब भी कोई स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव लें तो उसकी एंड स्टेट पहले देख लें कि हम हतमी तौर पर चाहते क्या हैं, कहां खड़े होने चाहते हैं, और अपनी तमाम तर पॉलिसी और रिसोर्सेज को उसके अटेनमेंट के लिए डायरेक्ट कर दें, लगा दें। इनकी एंड स्टेट ही क्लियर नहीं थी, जो पहले अभी मैं कह रहा हूं कि हुकूमत गिराना पीपल्स पार्टी चाहती ही नहीं है। दे कैन नॉट अफोर्ड कि हुकूमत गिरा दी जाए, और फजलुर रहमान का कुछ स्टेक पे नहीं है, तो इनके पीछे वो पार्टी चलेगी नहीं। तो जब स्टेक होल्डर्स का इख्तलाफ हो आपस में तो वो एक एंड स्टेट की तरफ बढ़ नहीं सकते। ये तो है इसकी जो पेचीदगी थी इस अलायंस की। तो रहा बात इमरान खान के इस्तीफे की, मैं आपको अभी अपनी एक असेसमेंट दे सकता हूं। इस्तीफा इमरान खान से कोई भी नहीं ले सकता सिवाय अल्लाह की जात को ऐसे हालात पैदा कर। ये कोई भी से मुराद सर, वो कोई भी इस्तीफा ले, वो भी नहीं ले सकते उनको। कोई भी 11 में कोई भी इस्तीफा कैसे ले सकता है? इमरान रिजाइन करने वाली शख्सियत ही नहीं है। हाँ, उनको घर भेजा जा सकता है अदम एतमाद के जरिए। ऐसे हालात पैदा कर दे। हाँ, कंडीशन डाल दी जनरल साहब ने हालात वाली। देखो वो तो हमेशा, देखो हमेशा होता ऐसे ही है कि हम मुस्तकबिल के बारे में, अल्लाह ने कहा कि तुम ये नहीं कह सकते कि कल क्या होने वाला है, इसलिए इंशाअल्लाह कहा करो। तो मैं इंशाअल्लाह कहना ही नहीं चाहता कि इंशाअल्लाह इमरान की हुकूमत गिर जाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि सियासी तौर पर इस्तीफा लेना नामुमकिन, घर भेजना अदम एतमाद के जरिए वाहिद जरिए है, और जब अदम एतमाद हो जाए तो इस्तीफा लिया नहीं जाता, वो घर भेज दिए जाते हैं। राइट। एक बड़ी आपने आम जनरल साहब बात कही, मैं जरा आपकी इजाजत से ब्रेक पर जाऊंगा और ब्रेक से वापसी पे मैं आपके सामने ये सवाल रखूंगा कि क्या पीडीएम ने ये सारी जो सियासी बिसात बिछाई थी हुकूमत के खिलाफ, क्या इन्होंने मिसकैलकुलेशन की? क्या इन्होंने चीजों को ओवर एस्टिमेट या ओवर रेट कर दिया था कि बस हम निकलेंगे ऐसा हो जाएगा, 2+2 बना दिया था इन्होंने? हुआ क्या था? ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदेद। आज चूंकि पीडीएम की दी हुई तारीख मुद्दत यानी 31 जनवरी खत्म हो गई, तो हम एनालिसिस भी कर रहे हैं और सूरत हाल का डायलिसिस भी कर रहे हैं। तो रजा रूमी साहब, ये सोचा होगा पीडीएम ने कि जी बस हम यूं 11 जमातें इकट्ठी होंगी, हम 5-7 जलसे करेंगे, 5-7 रैलियां निकालेंगे, रहबर कमेटियां होंगी, पीडीएम बनाएंगे, मीटिंग्स करेंगे, हुकूमत को डराएंगे और बस हुकूमत फारिग हो जाएगी, डैश टू द ग्राउंड। ये इन्होंने मिस कैलकुलेट कर लिया था नतीजे को कि भाई ऐसे हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतनी मिस कैलकुलेशन नहीं थी। अलबत्ता ये है कि जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मौलाना फजलुर रहमान तो पहले भी एक बहुत बड़ा क्राउड लेकर आए थे, आपको याद है अमीर, 2019 के आखिर में, और फिर बिल आखिर वो उनकी बातचीत हुई हुकूमत से भी और इस्टेब्लिशमेंट में भी, और फिर वो चले गए वापस अपने लोग लेकर। और उस वक्त अगर आपको याद हो कि उसमें टोकन सपोर्ट दी थी पीपीपी और पीएमएलएन ने, उन्होंने उसमें भरपूर शिरकत नहीं की उस तरह से, ना उनके लोगों ने, जैसे कि मौलाना शायद तवक्को कर रहे थे। फिर ये इत्तेहाद बनने में मजीद 8-10 महीने लगे और बिल आखिर ये बना, तो उस वक्त यही इनका एक मुश्तरका गोल दिखाई दिया। लेकिन उसके दौरान पीपल्स पार्टी का, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, उन्होंने कहा भाई हम अपनी सिंध की हुकूमत क्यों जाने दें, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि सेनेट के जो इलेक्शंस हैं अगर उसमें मैदान छोड़ देंगे तो वहाँ तो पीटीआई की 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, ये उन्हीं के वर्ड्स हैं, या कम से कम जो कुछ उनको मिलना है सिंध की सीट्स में से या पीएमएलएन को पंजाब से, वो उससे महरूम हो जाएंगे। तो ये एक तरह से एक मसलहत पसंदी भी है, और मेरे ख्याल से मिस कैलकुलेशन से ज्यादा ये हुआ कि उन्होंने अपनी जो है बहुत जल्द जो है बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए। और फिर अच्छा, मैं चले अगर सवाल को जरा रिफ्रेज कर देता हूं आपके सामने, क्या पीडीएम कमजोर थी या इमरान खान और इमरान खान को तहफ्फुज देने वाले मजबूत थे? जी देखिए, इमरान खान को तहफ्फुज देने वाले तो मजबूत थे और हैं, वो तो अमीर आपको पता ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। और ये जो ताखीर का हरबा जो है इस वक्त, वो भी उसी से मुंसलिक है। बात ये कि आपने देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज स्पेशली, वो उनका, अगरचे कि वो इमरान खान साहब को आड़े हाथों लेते हैं महंगाई पर और मुबैना नाअहली पर और हुकूमत की परफॉर्मेंस पर, लेकिन वो साथ में सवालात उठाते हैं मुक्तदिर हलकों की जानिब भी, और उन्हीं की तरफ देखते हैं। अब बात यह है कि वो शायद उस चीज का भी उनको वो सिग्नल नहीं मिला वहां से, या सिग्नल क्लियर नहीं मिला, या जैसे कहते हैं ना कि फोन लाइन ड्रॉप हो गई, आवाज नहीं साफ आ रही थी, तो इसलिए वो थोड़ी देर रुक गए हैं। और ये जाहिरी बात है, उस रुकने से तो उनकी अपनी अमलियत पसंदी जो भी हो, अवाम में उनका तासुर बड़ा खराब हो गया है, क्योंकि लोगों ने तो कहा ना, ये तो मतलब यूटर्न्स का इल्जाम खान साहब पे लगाते हैं, खुद ये यूटर्न पे यूटर्न ले रहे हैं। सही। तो मेरे ख्याल से वो सिग्नल के मुंतजिर हैं और या थे, और वो नहीं मिला, अभी तक दस्तयाब नहीं है। और अभी तो यही हालात बताते हैं कि खान साहब मजबूत हैं और उनकी अभी कहीं जाने का कोई आसार दूर दूर नहीं दिखाई दे रहा। राइट। अच्छा गरीदा साहब, अगर हम जलसों को अब देख लेते हैं, इनके 7 बड़े जलसे हुए और उसके अलावा कुछ रैलियां हुई, 5-7 रैलियां थी। तो अगर हम सिर्फ जलसों को देखें तो जलसे नो डाउट मुनासिब जलसे थे, मैं खुद कुछ जलसों में गया। लेकिन आपको लगता है कि जहां 11 जमातें इकट्ठी थी, जिसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी 2 पाकिस्तान की, सब इनसे ऊपर तो कोई सियासी ताकत थी ना पाकिस्तान में, फिर मौलाना फजलुर रहमान, ANP, बलूचिस्तान से महमूद खान अचकजई, तो जिस तरह जलसे होने चाहिए थे, यानी 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, क्योंकि इतना आपने ताकतवर नैरेटिव बनाया कि मुल्क में इनकलाब लाना है, तब्दीली लानी है, इदारे नहीं चलने दिए जा रहे, फौज ये कर रही है, इमरान खान सिलेक्टेड है, लोगों को उस तरह निकलना चाहिए था इनके साथ, उस तरह निकले लोग नहीं। 5 लाख 7 लाख का जलसा तो पाकिस्तान में खैर मुमकिन नहीं है। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़े जलसे या तो जुल्फकार अली भुट्टो के या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वतन वापसी के हवाले से थे 1980s 1990s में, या फिर उसके बाद इमरान खान के जलसे जो कि 2011 से 2013-14 तक के टाइम पीरियड में रहे हैं, वो कुछ पाकिस्तान के बड़े बड़े जलसे करार दिए जा सकते हैं। लेकिन
आपकी बात बिल्कुल बजा है कि पीडीएम की अगर 11 जमातें इकट्ठी थी, जिनके वोटों की अगर तादाद, वोटर्स की अगर तादाद लगाई जाए तो वो कितने करोड़ों में जाके बनती है, तो उसके हिसाब से लोग उतने बड़े निकले नहीं थे। 7 जलसे किए, जिनमें से एक लाहौर के जलसे को मैं बड़ा हरगिज नहीं कहूंगी, और पीडीएम के लिए डिफाइनिंग मूवमेंट जो था, जिसको पीडीएम के अपने लोग, खासतौर पे नून लीग रेफरेंडम कह रही थी, वहां से टर्न एक्चुअली स्टार्ट हुआ पीडीएम की मूवमेंट का। और जब लाहौर के जलसे ने उस तरह से रेफरेंडम करके नहीं दिखाया और लाहौर के जलसे में उतनी बड़ी तादाद में या उतनी शिद्दत से अवाम ने हिस्सा नहीं लिया जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि लाहौर पंजाब आपको पता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमेशा टर्निंग ग्राउंड की हैसियत रखता है। तो लाहौर में अगर ये बड़ा जलसा पीडीएम कर लेती तो उसके बाद डेफिनेटली इमरान खान पे प्रेशर बढ़ता। उस लाहौर के जलसे से पहले आपको याद होगा वज़ीर आज़म इमरान खान प्रेशर में थे। जितनी तकरीब से वो खिताब करते थे, वो बार बार यही कहते थे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज टेंस नजर आती थी। लेकिन उसके बाद लाहौर के जलसे के बाद एकदम से इमरान खान की आप देखिए बॉडी लैंग्वेज पर से प्रेशर कम होना, कॉन्फिडेंस गेन किया, और उसके बाद कॉन्फिडेंस गेन किया उन्होंने। पीडीएम जो है वो बैक फुट पे आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हुई, इमरान खान फ्रंट फुट पे आना शुरू हुए, और उसके बाद फिर आपको पता है कि पीडीएम का बिल्कुल मोमेंटम टूट गया। क्योंकि और सबसे बड़ी गलती जो पीडीएम ने की है वो ये कि आपने अपना कोई यूनिफाइड मुत्तफिका और वंस फॉर ऑल आपने अपनी कोई स्ट्रैटेजी नहीं दी। आपकी स्ट्रैटेजी हर गुजरते दिन के साथ तब्दील होती रही, और खास तौर पे जो एक सरप्राइज अटैक किया या एक सरप्राइज स्ट्रैटेजी दी सेनेट के इंतखाबात अर्ली करवाने की गवर्नमेंट ने, जिसके लिए पीडीएम कतन तौर पे तैयार नहीं थी। होना तो ये चाहिए कि जब आप एक तहरीक का, एक इनकलाब का लायामल लेके आते हैं, आपने पीडीएम को तश्कील दे दिया, तो आप इतने बड़े बड़े सियासी खिलाड़ी, मंझे हुए खिलाड़ी, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, एएनपी, बाकी कौमी सियासी जमातें, अख्तर मेंगल की जमात वहां पे शामिल रही, मतलब पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े खिलाड़ी जिन्होंने तमाम नशे व फराज देखे हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि आपने जब इस्लामाबाद में पीडीएम की बुनियाद रखी, उसी वक्त आप एक स्ट्रेटजी डिवाइस कर लेते कि जी हमारा ये स्टेप होगा और इसके मुकाबले में गवर्नमेंट ये करेगी तो हमारा ये काउंटर स्टेप होगा। लेकिन आप क्या हुआ कि आप गवर्नमेंट के मूव का वेट करते रहे, और आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि आपकी स्ट्रेटजी पॉलिटिकल एग्रेसिव के बजाय डिफेंसिव होती चली गई। फिर उसके बाद सेनेट के अर्ली इलेक्शंस एक बड़ा अच्छा अटैक किया इमरान खान ने, जिसका कोई तोड़ कोई जवाब नहीं था, और पीडीएम आए बाएं शाएं वहीं से चीजें जो है खराब होना शुरू हुई। उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डिसाइड किया। अच्छा, पीपल्स पार्टी की चूंकि आपने बात किया, तो पीपल्स पार्टी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर रहा है सारी सूरत हाल के अंदर। तो जनरल साहब, पीडीएम में हमें सब यक ज़बान एक ही बात करते हुए नजर आते हैं सिवाय पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी ने सारी पीडीएम से इख्तलाफ किया कि हमें हुकूमत नहीं गिरानी चाहिए लॉन्ग मार्च से। पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ किया कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए, हमें रहना चाहिए पार्लियामेंट में। पीपल्स पार्टी ने इख्तलाफ किया कि हमें सेनेट इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने पहल की कि हमें ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ना चाहिए। तो ये हुकूमत ने डिवाइड एंड रूल कर दिया, वो जो गोरे की पॉलिसी थी पीडीएम में, पीपल्स पार्टी को और लाइन पे लगा दिया, या पीपल्स पार्टी ने डिच कर दिया सारी पीडीएम को? देखिए, मैं क्रेडिट दूंगा हुकूमत को, क्योंकि स्टेक होल्डर, वाहिद स्टेक होल्डर पीपल्स पार्टी थी। जैसे पहले मैंने कहा, इस पूरी तहरीक में अगर ये कामयाब होती और हुकूमत गिर जाती और नए इंतखाबात की तरफ बढ़ जाते, तो सबसे बड़ी लूजर थी पीपल्स पार्टी इन बाकी जमातों, 10 जमातों के मुकाबले में जिन्होंने पीडीएम बनाई थी। तो क्यों आसिफ अली जरदारी? फिर आसिफ अली जरदारी साहब बड़े समझदार सियासतदान हैं, वो ना भागते हैं, ना बुज़दिल हैं, ना मुल्क छोड़ के इलाज कराने बाहर जाते हैं, वो जेल काटने का हौसला भी रखते हैं। उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात कही थी कि हम ये इस रास्ते पे पहले जा चुके हैं जिस पे आप जाना चाहते हैं, हमसे कुछ सीख लो, हमारे तजर्बे से कुछ सीख लो। और फिर उन्होंने एक डिफाइनिंग फिक्रा कहा, उन्होंने कहा कि हमें कोई ये न बताए कि क्या करना है क्या नहीं करना। He would not take dictates from मरियम। मरियम के फादर के डिक्टेट वो नहीं लेंगे, what to talk of मरियम। और फजलुर रहमान अगेन they wanted to use him, क्योंकि उनके पास जो क्राउड था, वो जिसको वो ला के बिठा सकते थे, वो सिर्फ फजलुर रहमान थे पीडीएम में। तो इस सारी गेम में हुकूमत ने उनको, मैं समझता हूं कि अपीज कर लिया, उनको कन्विंस कर लिया,
या उनको बता दिया कि अगर हम जाएंगे तो आप भी जाओगे और फिर नेक्स्ट इंतखाबात में हम सब हलीफ नहीं होंगे, हरीफ होंगे। तो इस गेम में जाहिर है पीपल्स पार्टी ऐसा रिस्क क्यों लेगी? तो लिहाजा पीपल्स पार्टी ने मैच्योर बिहेव किया, पॉलिटिकली करेक्ट बिहेव किया और उन्होंने उनको वो रास्ता दिखाया जो आईनी रास्ता था। उन्होंने कहा इस पे चलो, और वो एस्टेब्लिशमेंट से भी टक्कर नहीं लेना चाहते। वो बच्चा गला फाड़ फाड़ के कुछ सीख रहा है, तकरीरी मुकाबले सीख रहा है, तकरीर करना सीख रहा है, कुछ अपनी अम्मी से कुछ अपने नाना की कॉपी करके वो एक मिला जुला मिक्सचर पेश कर रहा है। तो उसके लिए अच्छा प्रैक्टिसिंग ग्राउंड है, वो करता रहे। लेकिन बात वो होगी जो आसिफ अली जरदारी करेंगे। राइट, एक ब्रेक शामिल करते हैं यहाँ पे। ब्रेक से वापसी के आखिरी हिस्से में ये तो था पीडीएम का यू टर्न अपने मौक़िफ़ पे। अब इमरान खान साहब कैसे पीछे रह सकते हैं यू टर्न लेने से, क्योंकि और वो खुद फख्र से कहते हैं कि यू टर्न तो अच्छे मकसद के लिए बड़ी बात है। तो जरा इमरान खान साहब के यू टर्न ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पीडीएम अपने तौर पर कमजोर होगी, पीडीएम की अपनी सफ़ों में दरारें होंगी, लेकिन क्या इमरान खान साहब की कारकर्दगी इतनी शानदार है कि उनको कोई खौफ नहीं है किसी पीडीएम से, किसी अवामी रद्दअमल से, किसी ऑपोजिशन से? या उनकी कारकर्दगी में जो झोल हमें नजर आता है, जो उनकी कारकर्दगी में हमें यू टर्न नजर आते हैं, उनकी जरा बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब का जो हालिया यू टर्न है वो दिखाएं। राइट जी, रजा रूबी साहब, इमरान खान साहब के इतने यू टर्न्स, गवर्नेंस के अंदर इतनी खामियां, बड़े खुश नसीब नहीं इमरान खान साहब के 11 जमातें मिलकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। सितारे उरूज पे हैं खान साहब के। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, सितारे बिल्कुल उनकी चाल फिलहाल तो उनके साथ है और खुश नसीब तो वो है ही। देखिए, ये बातें जो है इमरान खान साहब की का आइडियलिज्म जो है और ये जो उनकी एक प्योर सोच थी, यही वजह थी कि बहुत से लोग जो हैं वो उनके पीछे उन्होंने उनको अपना लीडर माना और यही बातें जो हैं इन्हीं की वजह से उनकी अपनी साख भी बनी सियासी। और जाहिर बात है हुकूमत में आके उनको आटे दाल का भाव तो मालूम हो गया है, मेरे ख्याल अवाम को भी हो गया है। तो इस वजह से ये रफ्ता रफ्ता हर चीज़ जो थी तकरीबन जो कि पाकिस्तान में जब आप इक़्तिदार संभालते हैं, गवर्न करते हैं और जिस तरह के कड़े फैसले आपको लेने पड़ते हैं वो खान साहब को लेने पड़े हैं और लेने पड़ेंगे जितनी देर वो रहेंगे इक़्तिदार में। तो ये यू टर्न के अलावा और जहाँ तक देखिए पीडीएम का ताल्लुक है, और वो भी उनको, क्योंकि वो लोग तो पहले गवर्नमेंट में रह चुके हैं, उनमें से अक्सर जो पार्टीज हैं तकरीबन इवन मौलाना फजल रहमान साहब भी बहुत ओहदों पर रहे हैं, तो उनको तो इन मसलहत पसंदियों का पता है, खान साहब को नहीं पता था। और यही वजह है कि खान साहब की जो अपनी एक ब्रांड था उसके ऊपर बड़ा अब शदीद किस्म का लोग, ना सिर्फ ये कि उसको नुकसान पहुंचा है, लोग सवालात भी उठाते हैं कि वो पहले कुछ कहते थे करते कुछ हैं। लेकिन ये सेनेट ये एमपीएस को डेवलपमेंट फंड्स देना ये इस चीज़ की निशानदही भी करता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर तो है। पिछले सेगमेंट्स में ये बात हो रही थी कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं और उन्होंने ऑपोजिशन को जो है वो बड़ा सही टैकल किया है। right. मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, वो प्रेशर में है। और अगर आप उनका देख लें कि तकरीबन आधा दिन जो होता है उनके मुख्तलिफ तर्जुमान जो हैं वो टीवी स्क्रीन्स पर बैठे रहते हैं और वो ताबड़तोड़ हमले किए जाते हैं ऑपोजिशन के ऊपर, डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं ऑपोजिशन के बयानी को। बिल्कुल ठीक है। गरीदा फारूकी साहिबा, इमरान खान साहब अब 2.5 साल तो उन्होंने गुजार लिए जैसे तैसे, उनकी कारकर्दगी पे बहुत सवालिया निशान है। उनके यू टर्न्स बहरहाल तारीख का हिस्सा बन चुके हैं कि वो पहले क्या कहा करते थे, अब वो क्या कर रहे हैं। उनके फैसलों के अंदर तजाद, कॉलो फेल में तजाद हमें बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीडीएम की नाकामी को देखते हुए इमरान खान साहब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और वो ये समझें कि भाई ये तो मेरा, इतने ताकतवर लोग थे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो अब फिर मैं ठीक है काम करूं ना करूं, मेरे तो गुजर ही जाएगा ना टाइम। देखिए जी, पाकिस्तान में एक स्टार्क रियलिटी है, चाहे हम उससे एग्री करें, चाहे हम उससे एग्री ना करें, चाहे हम उसकी मुखालफत करें, चाहे हम उसकी हिमायत करें, और वो है एस्टैब्लिशमेंट। एंड दैट इज द ओनली पावरफुल पॉलिटिकल रियलिटी इन पाकिस्तान। आयरॉनिकली मैंने फिर वही कहा, लव इट और हेट इट, बट यू हैव टू एडमिट इट। आप इसके साथ
जिंदा रहना है, आपको इसके साथ जिंदा नहीं रहना, आपको हिमायत करनी है, आपको मुखालिफत करनी है, आप कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, बट दिस इज द हार्ड को स्टार्क रियलिटी इन योर फेस इन पाकिस्तान। अब जहां तक एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिटिकल पावर फोर्स है, वो इस वक्त इमरान खान की हुकूमत के साथ मौजूद है, जिसका आईनी और जमहूरी तौर पे इजहार भी किया जाता रहा है कि जी फौज मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी मुसलसल, आइन और कानून की हुदूद के अंदर रहते हुए। वेल एंड गुड, बिल्कुल ठीक बात है। पीडीएम की जो इस वक्त पार्शियल नाकामी है, उसने एक और बात भी साबित कर दी है कि पाकिस्तान में कोई भी तहरीक, कोई भी हुकूमत मुखालिफ तहरीक कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि उसको एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद या एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल ना हो। तो जब तक एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से, उनकी हुकूमत से खुश है, मुतमईन है, जब तक वो समझते हैं कि गुजारा चल सकता है, और मेरा ख्याल है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान की हुकूमत से खुश ना भी हो, गुजारा चल रहा है, ना भी हो, लेकिन वो समझते हैं कि गुजारा चल रहा है। अब इस वक्त कोई इमीडिएट सब्स्टिट्यूट नजर नहीं आ रहा। अगर कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता था तो वो शहबाज शरीफ की सूरत में एक अच्छा मुतबादिल और एक अच्छा हरीफ इमरान खान के लिए साबित हो सकता था, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ अटैच्ड हैं नवाज शरीफ, तो डेफिनेटली वो भी इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को काबिल कबूल नहीं है। जहां तक आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मेरा ख्याल है कि 2023 के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए आसार ज्यादा वाज़ेह हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त तक तो मेरा ख्याल है कि 2023 तक इमरान खान के साथ और इन्हीं के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो इस वक्त चैलेंज है वो महंगाई का है और मईशत की सूरत हाल है, और इसको पीडीएम ने कैश नहीं करवाया। जनरल साहब, सर ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ऑल्दो मजबूत हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि सिस्टम हर दौर में चले, इम्प्रूव हो और फिल्टर हो आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो खामियां है जमहूरी। एक लम्हे के लिए कल इलेक्शन हो जाता है पाकिस्तान में, जनरल इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, कल 1 फरवरी को इलेक्शन है, एक लम्हे के लिए तस्लीम कर लें। इमरान खान साहब अवाम के सामने क्या कारकर्दगी का गोशवारा रखेंगे? देखिए, ये एक ऐसा मफरूजा है जिसका जवाब देना जरूरी नहीं है कि 1 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और इमरान क्या करेंगे। देखें, इमरान, ये जो अभी हम बात, आपने पहले एक सवाल पूछा था गरीदा के कमेंट में, मैं अगर टाइम हुआ तो बाद में आऊंगा। आपने एक सवाल पूछा था कि वो फंड क्यों दे रहे हैं एमपीएज और एमएनएज को। देखें, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, वो पानी में अब उतरे हैं, अब पता चलेगा वो कितने अच्छे स्विमर हैं। वो पहले बातें करते थे इक़्तिदार से बाहर बैठ के, अब उन्होंने लोकल बॉडीज बनाई नहीं, लोकल बॉडीज का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, अवाम को डिलीवरेंस हो नहीं रही, और उनके एमपीएज और एमएनएज लोकल बॉडीज के लिए जब इंतखाबात के लिए जाएंगे लोगों के पास, तो वोटर के पास क्या लेके जाएंगे। हमारे यहाँ नजरिए का वोट नहीं होता, यहाँ या बिरादरी का वोट होता है, और या सड़क पक्की, गली पक्की, सुई गैस का कनेक्शन, सीवरेज की लाइन बिछ गई, बच्चे को नौकरी मिल गई, थाने से मुकदमे से रिहाई मिल गई, थाने से बच गए, पुलिस के और पटवारी से कोई रिलीफ मिल गई, इन बातों पे वोट मिलता है, या बिरादरी का वोट होता है। ये सियासत वो है जो एमपीएज और एमएनएज अपने अपने हलकों में करते हैं। इनके लिए फंड्स चाहिए, अगर गली पक्की करानी है, बिजली लगवानी है, गैस लगवानी है, तो उसके लिए फंड देंगे तो सड़कें बनेंगी और लोग, कोई बात, गलियां पक्की होंगी। उनको वही सियासत करनी पड़ रही है जो पाकिस्तानी सियासत है। यहाँ नजरियात की सियासत नहीं होती, यहाँ ज़रूरत की सियासत होती है, लिहाजा उन्हें फंड देने पड़ेंगे। अगर नहीं तो वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन में इस कदर पिट जाएंगे कि अगले जनरल इंतखाबात में उनके कैंडिडेट्स के पास सर छुपाने को जगह नहीं होगी। इसलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। अब रही बात आपकी, या जो अगर टाइम है तो जो गरीदा ने कमेंट किया है, देखिए बात यह है कि मैं समझता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है, गलत भी हो सकती है, जो इंटरफेरेंसेस होती रहीं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, 3 दफ़ा का टेक ओवर हुआ, या जो और इंटरफेरेंसेस होती रहीं, मेरे ख्याल में फ़ौज उसी का कफारा अदा कर रही है कि अब हमने इंटरफेरेंस नहीं करनी, हम दूर बैठेंगे और सियासतदानों को अपनी सियासत करने दें। और अगर ये बात है तो मुल्क में हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त की ज़रूरत है।
जो रीजनल एनवायरनमेंट है, जो अफगानिस्तान में हो रहा है, जो सीपैक है, जो चाइना है, जो बाइडन के आने से जो इंडिया है, जो कश्मीर के हालात हैं, इनमें हमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। और फौज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को सेक्रीफाइस करके, कोई ऐसी इंटरफेरेंस करके वो कुछ नहीं करना चाहती। बहुत शुक्रिया जनरल एजाज अवान साहब, आपने बड़ी अहम बात की और हम चाहते हैं यही होना चाहिए मुल्क में कि सिस्टम चलता रहे, जमहूरियत चलती रहे तो मजबूत होगी। अगर बार बार इंटरफेरेंस होगी, बार बार मार्शल लॉज आएंगे, सेमी मार्शल लॉज आएंगे, सॉफ्ट मार्शल लॉ, हार्ड मार्शल लॉ, कुछ भी कह लें आप, मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल होती रहीं, अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर कोसते ही रहेंगे हम सब निज़ाम को। ये निज़ाम कभी ठीक नहीं होगा। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आखिर में सलीम बेग जो चेयरमैन पैमरा, उनकी तैनाती पर बात कर लेते हैं, जिनकी तैनाती पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है। चेयरमैन पैमरा के ओहदे को पुर करने के लिए एक इश्तिहार दिया गया था दरअसल जब इनकी तैनाती हुई थी, जिसमें मखसूस तालीमी काबिलियत के साथ 20 साल तजर्बे की एक शर्त रख दी गई थी। और मौजूदा चेयरमैन पैमरा जो सलीम बेग हैं, वो इस ओहदे पर फायज होने के अहल ही नहीं थे। ना उनके पास मुतल्लिका डिग्री थी, ना ही उनके पास 20 साल मुतल्लिका तजुर्बा था। इसके बावजूद भी सलीम बेग चेयरमैन पैमरा के ओहदे पर फायज होने के अहल ही ना थे। यहाँ तक कि सलीम बेग चेयरमैन पैमरा का ओहदा संभालने से एक दिन पहले तक सरकारी मुलाजिम भी थे और गवर्नमेंट सर्वेंट्स रूल्स 1966 की खुली खिलाफ वर्जी थी, जिसके तहत सलीम बेग चेयरमैन पैमरा के ओहदे पर फायज होने के किसी भी तरह से अहल ही ना थे। और इससे कबल अफसार आलम को चेयरमैन पैमरा के ओहदे पर फायज करने के लिए 2 मुख्तलिफ इश्तिहारात देकर अहल बनाने की कोशिश की गई थी और उन्हें कानून के मुनाफी 11 नवंबर 2017 को बतौर चेयरमैन पैमरा तैनात कर दिया गया। बाद में अदालत ने 18 दिसंबर 2017 को अफसार आलम साहब की तैनाती को गैर कानूनी करार देते हुए नए चेयरमैन पैमरा की तैनाती के लिए अहकामात दिए थे। तो सवाल ये उठता है कि ये अभी तक चेयरमैन पैमरा कैसे हैं, जबकि इनकी तैनाती पर भी बहुत सारे सवाल उठते हैं। यहाँ आपसे इजाज़त चाहेंगे और जाने से पहले एक मवाजना आप देखिए। हाल ही में नईम बुखारी साहब जिनको हटाया गया उनके ओहदे से, और सलीम बेग जो अपने ओहदे पर मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।